जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग श्रृंखला लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश के सभी आयोगों से संबंधित हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने का, जिसके प्रत्येक सीरीज में 20 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है। 20 प्रश्नों को हल करते समय उनके जो है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करने का, जो कि सवाल अति महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अनेकार्थक शब्द हार के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब जो हार है उस हार का और क्या क्या अर्थ होता है। तो आपने कहा पराजय, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। गले का आभूषण सही है। माला सही है। हार को पराजय भी कहते हैं, गले का आभूषण के लिए भी प्रयोग करते हैं, माला के लिए भी प्रयोग करते हैं। एक माला हार होता है ना। और विहार, इस हार का अर्थ विहार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वाक्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार का जो जिन पे जिनका जिनके जिस पर किंतु परंतु लेकिन अथवा या और एवं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, या फिर मैं बाजार सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल से बाजार सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल चलाकर बाजार से सब्जी लाने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं, सरल वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश पर निर्भर होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य कहा जाता है। और वहाँ पे अक्सर आपको पहचान के रूप में दिखता है कि वहाँ पे जो, जिनका, जिनके, जिसके लिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह दुकान पे जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरा भाई है। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के जब शब्दों का उल्लेख जो होता है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और जैसे ये भी हो सकता है, वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जब प्रयोग में आते हैं, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जब दो वाक्यांश आपस में किसी शब्द के माध्यम से जुड़ते हैं। वो शब्द हो सकते हैं तथा, एवं, और, लेकिन, किंतु, परंतु। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के जो शब्दों से जुड़ाव होता है तो हम कहते हैं कि भाई वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अब ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो आपने कहा मुझे विश्वास है कि, और जब की का प्रयोग हो गया तो आपने कहा भाई यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कठोर श्रम करना, सदा गरीबी में रहना, बहुत कंजूस होना, धन को तुच्छ समझना। तो आपने कहा बहुत कंजूस होने को कहते हैं भाई चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला प्रश्न है, समश्रुत भिन्नात्मक अर्थ से सवाल है ये। गणना सुनने में दोनों अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो उच्चारित करते समय ये बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। इस गणना का अर्थ अलग, इस गणना का अर्थ अलग होता है। तो इस गणना का अर्थ क्या योग होता है, क्या गिनती होती है, क्या संख्या होता है, क्या जोड़ होता है? तो आपने कहा इस गणना का अर्थ गिनती होता है। अब इस गणना का अर्थ चुभना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस पहले गणना का अर्थ गिनती और दूसरे गणना का अर्थ चुभना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब आंख के अंधे हैं लेकिन नाम उनका नयन सुख रखा गया है। मतलब जैसा गुड़ है वैसा नाम नहीं है। अर्थ देखते हैं, आंख की ज्योति का जाना, गुड़ के विपरीत नाम, हार जीत का कारण होना, अंधों को आंख होना। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुड़ के विपरीत जब नाम का होना, इसको कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। किसी से कोई संबंध न रखना, अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है? किसी से कोई संबंध न रखना। ढोल में पोल, यथा राजा तथा प्रजा, लेना एक न देना दो, ढाक के 3 पात। आप कहते हैं ना भाई लेना एक न देना दो, हम क्यों बेवजह में किसी से उलझें? तो आपने कहा किसी से कोई संबंध न रखना के लिए लेना एक न देना दो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। अभी मैंने साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की चर्चा करी। अब देखते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ,
मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये तो नकारात्मक वाक्य हो गया। मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। मैं आपसे न सहमत हूँ, न सहमत हूँ, न असहमत हूँ, तो आपने कहा ये भी नकारात्मक वाक्य हो गया। मैं आपसे सहमत हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथासाध्य में समास कौन सा है? देखिए, समास होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद अव्यय होता है हमेशा, और यहाँ पे यथाशक्ति में देखिए यथा जो है अव्यय है, और जब अव्यय का प्रयोग हो जाता है तो आप कहते हैं ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। आइए समास के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। एक नंबर क्या? अव्ययी भाव समास। दूसरा कर्मधारय समास, जिसमें कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेषी। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो, तो ये हो जाता है कर्मधारय समास। तीसरा होता है तत्पुरुष समास। चौथा, तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा ट्रिक है कि आप 8 कारकों का नाम याद रखें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की संबोधन एयर अधिकरण में पर, इनको अगर आपने याद रखा हुआ है, इनका प्रयोग जब भी कभी जो है समास विग्रह में होता है तो आप कह दीजिए कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक अलग समास भी आता है, एक पार्ट अलग होता है, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि किसी भी अर्थ का जब विपरीतार्थक अर्थ निकल के आता है तो वो नए तत्पुरुष में होता है। जैसे धर्म का अधर्म, लाभ का अलाभ, तो जब किसी पॉजिटिव का नेगेटिव शब्द निकल के आता है तो हम उसको कहते हैं नए तत्पुरुष समास, वहाँ पे होता है। चौथा नंबर पार्ट क्या होता है? द्विगु समास। और द्विगु समास का मतलब होता है भाई, जब प्रथम पद कोई संख्यावाची पद होता है तो हम उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौपाई, त्रिमुहानी, तो ये क्या होते हैं? त्रिभुज, ये होते हैं द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अक्सर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रयोग हो। उदाहरण के लिए पाप पुण्य, रुपया पैसा, माता पिता, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास के पार्ट होते हैं। और जब योजक चिन्ह नहीं लगा होता है तो जैसे आप देवासुर, देव और असुर, और एवं तथा का अगर भाव निकलता है तो आप कहते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और छठा होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास, या कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश। दशानन, दश है जिसके मुख, अर्थात रावण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। आपके आशीर्वाद की आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आपने कहा भाई आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, ये गलत, शब्द ही गलत है। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? अभी अभी हमने आपको बताया कि जब कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। देखिए काली, काली जो है वो विशेषण शब्द है और मिर्च जो है विशेष्य है। जब विशेषण विशेष्य का संबंध एक दूसरे के साथ दर्शाया जाता है तो यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। तो काली मिर्च में कौन सा समास हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहे हैं, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिएगा। जब दो शब्दांश एक दूसरे के साथ, दो शब्दांशों का प्रथम शब्दांश का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्दांश का प्रथम अक्षर जब आपस में ऐसे मिलाप करते हैं तो इनको हम कहते हैं संधि। प्रथम का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्दांश का प्रथम अक्षर यदि आपस में मिलाप होता है तो उसको हम कहते हैं संधि। संधि होते हैं 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी संधि से एक क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो में जिसमें कहा गया था कि यदि प्रथम पद व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो हम कौन सा संधि कहेंगे? तो आप कहते हैं व्यंजन संधि यहाँ पे होता है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं निरूपाय का संधि विच्छेद क्या है? तो निरूपाय का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है निह धन उपाय, यानी कौन सा संधि हो जाएगा भाई? ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग देख रहे हैं ना, निह धन उपाय, तो निह में विसर्ग लगा हुआ है तो आपने कहा यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा और उत्तर हो जाएगा निह धन उपाय। अगला प्रश्न कह रहे हैं, हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? तो हरिश्चंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो भी होगा हरिह धन चंद्र, हरिह धन चंद्र। तो आपने कहा हरिह का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग हुआ ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न,
अनेकार्थक शब्द पानी, मतलब पानी का एक से अधिक अर्थ होता है, तो बताओ निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। इज्जत, पानी का मतलब इज्जत होता है, बिल्कुल सही बात है। जल, जल पानी का मतलब जल होता है, सही बात है। चमक, चमक भी बिल्कुल सही है। कहते नहीं है कि भाई चेहरे पे पानी आपके होना चाहिए, पानी होने का मतलब क्या होता है, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, चेहरे पे ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तो आपने कहा चमक भी बिल्कुल सही है। पानी का अर्थ संजीवनी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखो ये इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले आप समझ लीजिए कि जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी मूल शब्द के अंत में लग करके इसके अर्थ को बदलता है, तो ये होता है प्रत्यय। क्या होता है ये, प्रत्यय। इसको क्या कहते हैं भाई, प्रत्यय कहते हैं। अब समझिएगा बात को। अब प्रत्यय का मूलभूत बात हम समझेंगे, प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, एक तो होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है ये समझेंगे पहले। तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जो है के अंत में जब प्रत्यय प्रयोग किया जाता है तो इसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। लेकिन किसी क्रिया के अंत में जब प्रयोग किया जाता है प्रत्यय तो हम उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं, कृदंत। जैसे मैंने कहा पा, पा तो एक धातु है पा, अब इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो यह पाना हो गया। तो हमने जो ना प्रत्यय लगाया ना, ये प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि हमने क्रिया में लगाया। जब हम क्रिया में प्रत्यय लगाते हैं तो कृदंत प्रत्यय, क्रिया को छोड़ कर कहीं भी प्रत्यय लगाते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय हो जाता है। प्रश्न क्या है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो आपने कहा कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है। दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है। देखिए उपसर्ग क्या क्या मतलब है, अभी प्रत्यय हम लोगों ने डिस्कस किया, अब उपसर्ग देख लीजिए। उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के, ये शब्द हो गया, उस शब्द के पहले, प्रत्यय में क्या था, शब्द के बाद में जुड़ता था, शब्द के बाद में जुड़ता था। लेकिन उपसर्ग में क्या है, शब्द के पहले जुड़ता है, उसके अर्थ को बदल देता है। तो आपने कहा शब्द के पहले जो लगता है उपसर्ग होता है। तो देखते हैं दुर उपसर्ग कहाँ कहाँ लगा है। तो आपने कहा दुरावस्था, दुर्दशा, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दुरावस्था, दुर्दशा, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बी में देखते हैं, दुर्दशा बिल्कुल सही है, दुर उपसर्ग लगा है लेकिन दुस्साहस में नहीं लगा है। दुर्लभ, दुर लगा है लेकिन दुष्प्राप्त में नहीं लगा है। दुह, यहाँ दुह लग गया तो दुर नहीं लगा है। तो आपने कहा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम क्या होता है भाई, जो संस्कृत का शब्द होता है वो तत्सम होता है, और जो हिंदी का शब्द उसको संस्कृत का बदल करके हिंदी में कर लिया तो वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कुत्ता, तो कुत्ता है, माफ कीजिएगा कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कुत्ता, अब ये कुत्ता हो गया, तो कुत्ता जो है ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का शब्द है। लेकिन अगर इसका संस्कृत देखेंगे तो कहते हैं कुकुर। कुकुर जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और कुत्ता जो है वो तद्भव शब्द होता है। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से बिच्छू का तत्सम, बिच्छू तो हो गया हिंदी शब्द, बिच्छू का तत्सम यानी संस्कृत शब्द कौन सा होता है, तो आपने कहा वृश्चिक, बुद्यते, वृत्तिक, विक्रयण, तो आपने कहा बिच्छू को हम संस्कृत में वृश्चिक कहते हैं और वृश्चिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तद्भव तत्सम युग्म में कोई युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन कीजिए। मतलब इधर एक जो है कि तत्सम है, इधर तद्भव है, तो गलती किस में है, तो आपने कहा पौत्र, पौत्री, पौत्र का जो है कि पोता होता है, पौत्री नहीं होती है, यही गलत युग्म है। बाकी सब देख लेते हैं। बहू का वधू होता है तद्भव तत्सम, बिल्कुल सही बात है। बत्ती का वर्तिका तत्सम होता है, बिल्कुल सही बात है। बनिया का वड़िक होता है, यह भी सही बात है। ठीक है, तो इधर तत्सम है और इधर इधर तद्भव है, इधर तत्सम है। तो आपने कहा इधर तद्भव इधर तत्सम, तो ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। आपने कहा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उनका चयन कीजिए। मतलब जो तीन तीन एक एक ऑप्शन में चार चार दिए हुए हैं वो चारों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, किसमें है ऐसा उसका चयन करना है। पथ, पानी, राह, डगर। पथ, राह, डगर तो भाई एक पर्यायवाची, लेकिन पानी इसमें अलग आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। पत्ता, पति, आपने कहा पत्ता, पति, पति कहाँ से आ गया इसमें, पत्नी फिर आ गई, ये गड़बड़ हो गया। पतोहू, बहू, वधू, पुत्रवधू, बिल्कुल सही बात है। बहू के सारे बहू के पर्यायवाची हैं और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन, मतलब अनुमति
का मतलब क्या होता है? किसी कार्य के लिए निर्देश देना, आपने कहा बिल्कुल ये तो निर्देशन हो जाएगा। किसी कार्य की आज्ञा देना, आपने कहा नहीं ये तो किसी ने आज्ञा माना, आपने आज्ञा आदेश दिया कि जाओ ये करो। किसी कार्य के लिए सहमति देना, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी कार्य के लिए सहमति देते हैं तो आप इसका माना आता है कि आप अनुमति दे रहे हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता हो। शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, जन्मांध कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, नश्वर कहते हैं। आपने कहा भाई शत्रु की हत्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज के सेशन के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। यदि आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट अगर मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।